रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विमला अपनी पांचों बहुओं अनीता बड़ी बहू, निधि दूसरी बहू, साक्षी तीसरी बहू, देविका चौथी बहू, नीता पांचवी बहू को अपने कमरे में बुलाती है और उन सबको अपना पुश्तैनी हार दिखाते हुए बोलती है, अरे अब तक मैंने तुम पांचों को अपना पुश्तैनी हार नहीं दिखाया। ये देखो, ये है हमारा पुश्तैनी हार। ये मेरी सास की सास से चलता आ रहा है और मेरी सास ने मुझे दिया था। अब मैं सोच रही हूँ तुम पांचों में से ये हार किसे दूं? माँ जी, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ ना, तो इस कायदे से तो ये खानदानी हार मुझे ही मिलना चाहिए। और आपने यह हार आज तक मुझे नहीं दिखाया। तुझे अभी तक इसीलिए नहीं दिखाया क्योंकि ये हार खानदानी है। अपनी पांचों बहुओं को एक साथ दिखाना था मुझे। कोई बात नहीं माँ जी, अब तो दिखाई दिया है और दिखा दिया है तो दे भी दो। बड़ी बहू मैं हूँ, ये हार पर बस मेरा हक बनता है। अरे ऐसे कैसे? आप बड़ी बहू हो लेकिन घर की इकलौती बहू नहीं हो। यहाँ आपके पीछे और भी 4 बहू हैं। अरे बहू है तो क्या करूँ, तुम लोगों से पहले आई थी मैं इस घर में, और ये हार इतना सुंदर है तो मुझ पर ही अच्छा लगेगा ना। ये अच्छा जी, ये आप पर अच्छा लगेगा? सपने में हो क्या? ये तो मुझ पर ही अच्छा लगेगा। इसे देखा है, ये ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरे लिए ही बना है। एक मिनट, ये किसी के लिए भी बना हो लेकिन मिलेगा मुझे ही, क्योंकि माँ जी की सबसे चहेती बहू मैं ही हूँ, इसीलिए मुझे ही देंगी माँ जी ये खानदानी हार। क्यों माँ जी? लो कर लो बात माँ जी। इनका दिल रखने के लिए इन्हें चहेती बोल देती थी, और ये है कि खुद को सच में चहेती मान रही हैं। ये बात तो घर में सबको पता है कौन है चहेती, है ना माँ जी? मैं हूँ ना आपकी मनपसंद बहू। नहीं, तुम चारों में से कोई नहीं है। जब तुम थे भी नहीं इस घर में तब से मैं माँ जी की चहेती हूँ। भले ही तुम लोग आ गए हो तो क्या हो गया, माँ जी मुझे मानती हैं। और देख लेना, माँ जी यार मुझे ही देंगी, क्योंकि माँ जी को अच्छे से पता है क्या चीज किसे देनी चाहिए। माँ जी, ये खामखा बहम पाल रहे हैं। माँ जी मुझे खास अपने गांव से पसंद करके अपने बेटे के साथ शादी करके लाई हैं, तो मैं हुई ना माँ जी की मनपसंद बहू। चुप करो सब। मैंने क्या बात के लिए बुलाया था और तुम लोग क्या बहस लेकर बैठ गए? सारे चुप हो जाओ। लेकिन माँ जी, अब हार है तो ये तो तय करना पड़ेगा ना कि ये किसे मिलेगा। हाँ माँ जी। हाँ पता है मुझे, मैं तुम्हारी सास हूँ, तुम मेरी सास नहीं। जाओ अपने कमरे में, मैं देख लूंगी किसे देना है और किसे नहीं। बस हार दिखाया ही है और झगड़ा शुरू कर दिया। रहने दो, मैं खुद तय करूंगी किसे देना है ये हार। विमला पांचों की ऐसी बहस देखकर सबको वहां से भगा देती है। लेकिन अब तो हार पांचों बहुओं की नजरों में आ ही गया था, तो अब पांचों बहुएं लग जाती हैं अपनी अपनी तैयारी में कि विमला से वो हार उन्हें कैसे मिल जाए। पांचों अपनी अपनी कोशिश में लग जाती हैं विमला को खुश करने की। तभी अनीता के पास निधि जाती है और अनीता से बोलती है, दीदी मैं क्या बोल रही हूँ, हम दोनों पहले आए हैं ना, तो हमें ये हार मिलना चाहिए। अब ये अच्छा थोड़ा ना लगेगा कि ये तीनों हम दोनों के बाद आए हैं और माँ जी इन तीनों में से किसी को हार दे दें। हाँ, बात तो तुम सही बोल रही हो, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? माँ जी भी यही तय करेंगी ना कि ये हार किसे देना है, और मैं भी यही बोलूंगी कि ये हार हम दोनों में से किसी एक को मिलना चाहिए। दीदी हम ऐसा क्यों नहीं करते? माँ जी के सामने हम अपने आप को बहुत अच्छा दिखाते हैं ताकि माँ जी हम दोनों में से ही किसी को हार दे दें। हाँ, ये तो सही बोल रही हो तुम। यहाँ ये दोनों साथ में मिलकर विमला को खुश करने में लगी थी, तो वहाँ देविका और नीता भी यही सोचकर विमला के आगे पीछे जी हुजूरी करने में लग गई थी। अब साक्षी जो अकेली ही विमला के आगे पीछे किए जा रही थी, लेकिन पांचों बहुओं की लगातार कोशिशों के बाद भी विमला खुश नहीं हो रही थी और ना ही किसी को हार देने के लिए मान रही थी। ऐसा कई दिनों तक चलता ही रहता है और हार को लेकर बहुओं में आपसी शीत युद्ध होता ही रहता है। कोई सामने से कुछ बोलता नहीं, लेकिन पीठ पीछे जरूर बोलता था। कुछ दिनों बाद विमला को अपने नजदीक के रिश्तेदार की शादी का न्योता आता है और विमला अपनी पांचों बहुओं को बुलाती है और बोलती है, अरे सुनो, तुम सब तैयार हो जाओ। वो तुम लोगों की काकी है ना, उनकी बेटी की शादी है तो सबको बुलाया है। तैयार हो जाओ, वहीं जाएंगे। हाँ ठीक है, मैं अच्छे से तैयार हो जाती हूँ। माँ जी वो खानदानी हार दे देना, मैं आज वही हार पहन कर जाऊंगी। लोग भी बोलेंगे कि आपने कितना अच्छा हार दिया अपनी बहू को। हाँ हाँ, दे दो माँ जी अपनी बहू, जो सबसे पहले आपकी बहू बनी थी, मतलब मैं। लोग देखेंगे यही बोलेंगी कि आपने अपनी बड़ी बहू को कितना सुंदर हार दिया है। नहीं माँ जी, ये हार आप मुझे ही देना, मैं ये शादी में पहन कर जाऊंगी हार। अच्छा, अभी तक माँ जी ने किसी को दिया नहीं ये हार, तो आप लोग कहाँ से आ गई? ये हार माँ जी मुझे ही देंगी और मैं ही पहनूंगी।
माँ जी, अब आप ही बताओ, ये हार आज कौन पहन कर जाएगा? तुम लोगों में से कोई ये हार नहीं पहनेगा। मैंने किसी को बोला क्या ये हार पहनने के लिए? नहीं ना, तो फिर किस बात पर बहस हो रही है यहाँ? लेकिन माँ जी, अब हमारा खानदानी हार है ये, शादी में तो इसे ही पहना जाएगा ना, तो आज किसी का पहनना तो बनता है। हाँ, पहना जाएगा, और ये हार आज मैं पहन कर जाऊंगी, क्योंकि तुम लोगों की बहस ही नहीं खत्म होती। माँ जी, मैंने बोल दिया ना, समझ नहीं आ रहा है? जाओ, अब सब तैयार हो जाओ, ये हार मैं पहन कर जाऊंगी। विमला अपना खानदानी हार खुद ही पहनकर चली जाती है शादी में और अपनी किसी भी बहू को वो हार नहीं देती है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। तो एक दिन जब विमला काम से बाहर गई होती है, उसकी 5 बहुएं घर में बैठी हुई होती हैं और तभी चारों छोटी बहुएं एक साथ अनीता के कमरे में जाती हैं और अनीता से नीति बोलती है। दीदी, ऐसे तो माँ जी हम 5 में से किसी को भी हार नहीं देंगी। उस दिन भी खुद ही शादी में पहनकर चली गई थी। हाँ, क्योंकि ना माँ जी वो हार हम में से किसी को पहनने दे रही हैं और ना ही बता रही हैं कि ये हार किसे देंगी वो। मुझे तो लगता है ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब माँ जी वो हार हम में से किसी को देंगी। आप ही बताओ ना, ऐसा भी क्या करें कि वो हार कम से कम हम में से किसी एक को तो मिले। मैं भी वही सोच रही हूँ कि क्या करें, क्योंकि माँ जी हार देने से तो रही और वो हार इतना सुंदर है कि हम सबको एक बार तो हार चाहिए। दीदी, हम माँ जी के कमरे से हार चुरा लेते हैं। माँ जी वैसे भी हमें देती ही कहाँ है, बोल देंगे, हमें क्या पता। हाँ, ये सही रहेगा। माँ जी के कमरे से हार चुरा लेते हैं, एक एक करके पहन लेंगे जिसको पहनना होगा। ठीक है। 5 बहुएं आपस में बात करके रात विमला के कमरे में जाती हैं और उसकी गैर हाजिरी में वो खानदानी हार ले लेती हैं और वो हार छुपा लेती हैं। जब विमला वापस घर आती है और उसे वो हार नहीं मिलता है तो वो अपनी 5 बहुओं को बुलाती है और सबसे पूछते हुए बोलती है, मेरा हार किसने लिया मेरी अलमारी से? क्या वो हार नहीं मिल रहा माँ जी? मैं तो पहले ही बोल रही थी कि वो हार आप हम में से ही किसी को दे देते, लेकिन आप तो हमारी सुनते ही नहीं हो, ना आपने हमारी सुनी। लो, अब वो हार ही चोरी हो गया। इससे अच्छा आप वो हार हमें दे देती, कम से कम हार तो बचा रह जाता ना। हाय राम, कितना अच्छा हार था वो। मैंने तो एक भी बार वो हार पहनकर भी नहीं देखा। माँ जी कम से कम मुझे एक बार पहनकर इच्छा तो पूरी करने देते। मैं तुम लोगों से पूछ रही हूँ, कहाँ गया? जब तक मैं यहाँ थी तब तक तो कहीं नहीं गया। मेरे जाने के साथ क्या हार के भी पैर लग गए? माँ जी, आप तो हमें हार के पास भी नहीं आने देती हो, तो हमें कैसे पता होगा हार कहाँ गया? कोई बात नहीं, मत बताओ वो हार कहाँ है, लेकिन मुझे पता है। तुम सबको अभी बता देती हूँ, तुम लोगों ने हार चुराया है, वो नकली है, क्योंकि असली हार मेरे पास है। क्या? हाँ, मुझे पता था तुम लोग हार लेने जरूर आओगे, इसलिए मैंने पहले ही असली हार छुपा दिया था। तुम में से कोई उस हार के काबिल नहीं हो, इसलिए वो हार किसी को नहीं मिलेगा। अब वो हार मैं अपने पोते की बहू को देकर जाऊंगी। क्या? विमला वो हार छुपा देती है और जिस हार की आस में 5 बहुएं लगी थीं, वो हार हाथ से आकर भी नहीं मिलता है और उस हार को पाने का सपना ही रह जाता है 5 बहुओं का। और अब 5 बहुएं हार की आस में ही रह जाती हैं। रिया अपने कमरे में बड़े ही आराम से सो रही होती है कि तभी उसकी माँ जानकी उसको आवाज मारते हुए कहती है, रिया बेटा, उठ जाओ, सुबह के 10 बज चुके हैं। जल्दी से नाश्ता कर और बाजार से कुछ सामान ले आ, फिर जोरदार बारिश शुरू हो जाएगी। बारिश का नाम सुनते ही रिया झट से आंखें खोलती है और फिर कहती है, बारिश होने वाली है तो फिर होने दो। आपको पता है ना मुझे बारिश कितनी पसंद है। हाँ पता है, तभी कह रही हूँ उठ के नाश्ता कर ले, ताकि तू बाजार से सामान ले आए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तू सोती रह जाए और बारिश आके भी चली जाए। अरे माँ, कैसी बातें करती हो? बारिश मुझे बिना भिगोए चली जाए? इट्स इम्पॉसिबल। मैं जल्दी से फ्रेश होकर आती हूँ, आप जल्दी से नाश्ता लगा दो। रिया जल्दी से फ्रेश होकर नाश्ता करने के लिए टेबल पर बैठ जाती है और चाय पीते हुए अपनी माँ से कहती है, अच्छा माँ, जल्दी से सामान की लिस्ट दे दो, मैं लेकर आती हूँ। रिया अपना नाश्ता खत्म करती है और उसकी माँ उसको लिस्ट दे देती है, जिसके बाद वो बाजार जाने के लिए घर से निकल जाती है। घर से कुछ ही दूर चलने पर बारिश शुरू हो जाती है, जिसको देखकर रिया बोलती है, अरे वाह, मुझसे मिलने की इतनी जल्दी थी तुमको, और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए तो बाहर आई हूँ मेरी जान। रिया के इतने कहने भर के बाद ही मिनटों में बारिश बंद हो जाती है, जिसको देखकर वो सोचती है, ओए, रुक क्यों गए?
यू नो ना, आई लव यू सो मच। मुझसे शर्मा रहे हो? ज्यादा मत शर्माओ। चलो बरसो, और इतना बरसो कि मजा ही आ जाए बस बरसने का और भीगने का। और अगर नहीं बरसे ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। रिया की ये बातें उसके पीछे खड़ा हुआ रोनी नाम का एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का सुन रहा होता है और उसको यूँ बादलों से बातें करता हुआ देखकर वो कहता है, तुम बादलों से बातें कर रही हो? अरे पागल हो क्या? ओ मिस्टर व्हाटएवर, तुम जो भी हो, तुमसे मतलब तो है, पता है क्या? ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे। ओ हेलो, कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। कहना ये चाहता हूँ मोहतरमा कि इस बारिश के मौसम में आप जैसी हसीना से मुलाकात और पहली नजर वाला प्यार हो गया है हमें। ओ हेलो, तुम जो ये नैनो के बाण चला रहे हो ना, ये मुझ पर काम नहीं करेंगे। बेहतर होगा कि तुम कहीं और ट्राई करो। रिया इतना कहकर वहाँ से जा ही रही होती है कि उसको जाता देख रोनी बोलता है, ओ मैडम, कल तुम्हारा लाइट हाउस पर इंतजार करूँगा। अगर इस पहली मुलाकात ने कुछ असर डाला होगा तुम पर तो तुम जरूर आओगी। रिया बिना मुड़े मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। घर पहुंचकर वो उसी के ख्यालों में खोई रहती है और खुद से बातें करते हुए कहती है, क्या सच में कहीं मुझे भी उससे प्यार तो नहीं हो गया? जब से घर आई हूँ उसके ख्यालों में ही खोई हूँ। दिल कहीं लग नहीं रहा और दिमाग से उसका ख्याल जा ही नहीं रहा। क्या करूँ? रिया के मन में भी रोनी के लिए प्यार था, इसीलिए वो अगले दिन तैयार होकर उससे मिलने लाइट हाउस के लिए निकल जाती है। जैसे ही वो बाहर जाती है, जोरों से बारिश होती है और वो खुशी से बोलती है, हाँ, तुम तो खुश हो गए, तुम्हें तो पता है। इतना कहकर रिया लाइट हाउस पहुंचती है और ऊपर खड़े होकर रोनी को ना देखकर वो एक बार फिर बादलों से कहती है, अरे यहाँ क्यों बरस रहे हो? थोड़ा उस पागल के घर पर भी तो बरसो, ताकि उसको पता चले कि मैं यहाँ उसका इंतजार कर रही हूँ। अगर वो आज यहाँ नहीं आया ना तो मैं कभी उससे बात नहीं करूँगी, कह देना उससे। रिया इतना कहकर पीछे मुड़ती ही है कि उसको अपने पीछे रोनी खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो कि उससे पहले वहाँ पर आ चुका था। और एक बार फिर से उसकी बातें सुनकर हंसता हुआ वो बोलता है, तुमने बादलों से बात करने में पीएचडी करी हुई है क्या? जब मिलती हो बारिश और बादलों से बातें करती मिलती हो। और तुमने मेरे पीछे खड़े होकर मेरी बातें सुनने की पीएचडी करी है ना? जब भी मिलते हो पीछे खड़े हो जाते हो आकर। एक दूसरे की इस खट्टी मीठी नोक-झोंक पर दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ हंसते हैं और बहुत देर तक वहाँ खड़े होकर बातें करते हैं। साथ ही साथ बारिश भी उनके साथ बरस रही होती है। दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार कर देते हैं, जिसके बाद अक्सर दोनों जब भी मिलते तो बारिश होना लाजमी ही हो जाता। ऐसे ही एक शाम रिया रोनी से मिलकर वापस घर जा रही होती है। तब उसको रास्ते में उसी के एरिया का जाना माना गुंडा जो मिलता है, जो कि अक्सर उसका रास्ता रोकता था। और उस दिन रिया को रोककर वो उससे बोलता है, अरे रिया डार्लिंग, कहाँ से आ रही हो? अरे गजब की खूबसूरत लग रही हो आज तो। तुम फिर आ गए? हर बार बेइज्जती करवा कर तुम्हारा मन नहीं भरता? अरे मेरी जान, तुम्हारे मुंह से बेइज्जती भी ना तारीफ लगती है, और होने वाली बीवी की बातों का क्या बुरा मानना। होने वाली बीवी, और वो भी तुम्हारी? अरे खुली आंखों से सपने देख रहे हो क्या? जिससे मैं प्यार करती हूँ ना, उसको तुम्हारी ये हरकत पता चली ना तो तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ देगा। अरे शादी तो मैं तुझसे ही करूँगा, फिर चाहे मुझे तुझे मंडप से उठाना पड़े या फिर तेरे आशिक को मौत के घाट उतारना पड़े, पीछे नहीं हटेगा ये जो देख लेना जाने मन। जो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और रिया उसकी इन धमकियों से नजरअंदाज करके अपने घर लौट जाती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। रिया अपनी माँ को रोनी और अपने बारे में सब बता देती है। साथ ही ये भी बताती है कि रोनी का इस दुनिया में कोई नहीं है। ये सुनकर उसकी माँ बोलती है, बेटा, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, कैसे खुश रहेगी तू उसके साथ? माँ, उसके पास अपना कहने के लिए मैं हूँ ना,
वो मुझ पर जान छिड़कता है। मेरी खुशी के लिए वो सब कुछ कर सकता है, वरना आप उस गुंडे जोजो को तो जानती हो ना, उसने हमारा जीना हराम कर रखा है। पर बेटी वो जोजो ऐसा नहीं होने देगा। तूने सुनी थी ना उसकी धमकी। माँ, उस जोजो की ये कीदड़ वाली धमकियाँ ना मेरा और रोनी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। मुझे रोनी पर पूरा भरोसा है, वो कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। रिया की बातें सुनकर उसकी माँ उनके रिश्ते के लिए मान जाती है और कुछ ही दिनों के बाद उनकी शादी का दिन आता है, जहाँ रिया दुल्हन के जोड़े में बहुत ही खूबसूरत दिख रही होती है, तो वहीं रोनी भी शेरवानी में जच रहा होता है। जिस जगह दोनों की शादी हो रही होती है वहाँ जोर जोर से झमाझम बारिश होने लगती है, जिसे देखकर रिया बहुत खुश होती है और रोनी उसे देखकर कहता है, तो मैडम इस बारिश को बोल देते हैं ना कि अब आपको हमसे प्यार है, इसका यहाँ कोई काम नहीं है। ना जी ना, मेरा पहला प्यार तो बारिश ही है, तुम तो दूसरे ही हो। अच्छा जी, ठीक है, तो फिर भगवान मेरा यार हंस रहा है तो बारिश तो होनी ही चाहिए। रोनी इतना कहता है और जोर से बादल गरजते हैं, साथ ही छम छम बारिश होने लगती है। दोनों आपस में प्यार भरी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर जोजो आ जाता है। रोनी को रिया का हाथ पकड़े हुए देखकर वो गुस्से में उनके पास जाता है और कहता है, अरे ओ बावली पूछ, छोड़ दे रिया को, इसकी शादी मेरे से होगी, मेरे से, समझा। जोजो को वहाँ देखकर रिया सारी बातें रोनी को बता देती है, जिसके बाद रिया को पीछे करके रोनी जोजो के बिल्कुल सामने आकर उससे बोलता है, सुनो दो कोड़ी के सड़क छाप गुंडे, रिया मेरा प्यार है और मेरी जिंदगी है। अगर उसकी तरफ आंख उठाकर देखा ना तो तुझमें इतने छेद कर दूंगा कि तू कंफ्यूज हो जाएगा कि सांस कहाँ से ले और पादे कहाँ से। क्यों बे, खुद को कहीं का हीरो समझता है क्या? बड़ी हीरोपंती छा रही है जो, सारी की सारी यहीं निकाल दूंगा। क्या करूं यार, तुमको आती नहीं और मेरी जाती नहीं। रुक, तेरी सारी हीरोगिरी अभी निकालता हूँ। इस सब के बाद जोजो और रोनी में हाथापाई हो जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ रिया पुलिस को कॉल करके बुला लेती है। जब तक रोनी जोजो को मार मार कर अधमरा कर देता है, तभी पुलिस आती है, जिसे देखकर रिया कहती है, इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इस जोजो को, इसने बहुत टाइम से मेरा जीना हराम कर रखा है। ऊपर से आज मेरी शादी वाले दिन मेरी शादी रोकने आ गया, मेरे पति पर हमला कर दिया इसने। आप चिंता मत करो मैडम, इसको तो वैसे ही हम कब से ढूंढ रहे थे, आज जाकर हाथ लगा है, अब लंबे टाइम के लिए जाएगा अंदर ये। पुलिस जोजो को अपने साथ ले जाती है और रिया भागकर रोनी को गले लगा लेती है और फिर बारिश में ही दोनों की एक बार फिर धूमधाम से शादी हो जाती है। इसके बाद वो लोग अपनी जिंदगी की खुशी खुशी एक नई शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।